सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और IMF ने रवा माली साल के बजट से पहले पाकिस्तान के लिए $6 अरब के बेल आउट पैकेज की किस्त जारी करने की कुछ शराइत सामने रखी थी। इन शराइत में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना भी शामिल था, लेकिन उस वक्त साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब IMF की ज्यादा टैक्स लगाने वाली शराइत मानने की जरूरत नहीं है। हम IMF के आदाब ज्यादा टैक्स, महंगी बिजली और महंगाई के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था जब शौकत तरीन वजीर थे, जरा ये सुनिए। हमारे पास जो है ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड करें, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। हमारा आम आदमी जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है। ये सारी महंगाई और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आप बढ़ा दें फ्यूल चार्जेस वगैरह, आपको एकदम इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हुई, हर चीज़ पे आज लागू होती है। और ये हमने उनको कहना है कि हम IMF प्रोग्राम से निकलेंगे नहीं। टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी। तरीन की इस गुफ्तगू को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि पिछले जुमे को वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आवाम को बताया कि माजी की हुकूमतों के फैसलों की वजह से हुकूमत मजबूर हो चुकी है और उसे बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। और आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह हुकूमत ने ना करके बिजली की कीमतों में इजाफा करके IMF के मुतालबे को मान ही लिया। फिर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन अब IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए, लेकिन IMF ने इन इक़दामात को नाकाफ़ी करार देकर कर्ज की नई किस्त जारी करने से इनकार कर दिया। और अब हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए अगले महीने से गैस की कीमतों में इजाफे का एक बार फिर फैसला कर लिया है। IMF से किए गए वादे के मुताबिक अब गैस टैरिफ में 10 से 22% इजाफा किया जाएगा, जिससे गैस की कीमत जो पहले ही बहुत ज़्यादा है वो मजीद बढ़ जाएगी। महंगाई का एक नया तूफान आएगा। मुल्क में पहले ही बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई नए रिकॉर्ड्स बना रही है, लेकिन हुकूमत को ये महंगाई मुल्की नहीं लगती, बल्कि इसे बैनुल-अक़वामी महंगाई कहा जाता है। गैर मुल्की ये हुकूमत को नजर आती है। और अब अगले महीने से गैस की कीमतों में जब इजाफा हो जाएगा तो इससे इस गैर मुल्की महंगाई में मजीद इजाफा होगा और पाकिस्तान की गरीब आवाम को इसका सारा बोझ खुद ही झेलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में क्या ये महंगाई मजीद बढ़ सकती है? हुकूमत इस वक्त डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही, पेट्रोल प्राइसेस पहले ही बहुत हाई हैं। अब देखना यह कि किस तरह से हुकूमत आगे स्ट्रेटेजी बनाती है। शौकत तरीन को महंगाई कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन इन 6 माह में महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीग से मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर रहनुमा हैं। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के तर्जुमान भी हैं। जुबैर साहब, ये IMF की शराइत तो मानना ही पड़ती हैं जब कोई भी हुकूमत उनके पास जाती है, और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस हाल में कि IMF जाए बगैर, उनकी शराइत माने बगैर कोई हल है इस बहरान से निकलने का? ये बिल्कुल गलत बात फैलाई गई है कि जी IMF के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो आपको महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। 2013 में जब PMLN की हुकूमत, पहले महीने में ही हमें जाना पड़ा था, बल्कि पावर में आने से पहले, ओथ लेने से पहले IMF के साथ बातचीत शुरू हो गई। ना हमने पिछली हुकूमत को ब्लेम किया था कि पीपल्स पार्टी, जाहिर है हमने कहा था कि सब सोचते समझते हुए हम हुकूमत में आए थे और जो मसाइल थे उसको फेस करना था। IMF के होने के बावजूद आप उठा के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स देख लें जो आज भी ये चैलेंज नहीं करते कि कम तरीन सतह पर थी महंगाई। अब ये कहते हैं कि मसनूई तौर पर 5 साल कौन कम रख सकता है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल फिनोमेना अगर होता तो पाकिस्तान में जो 45 ममालिक का सबका डाटा है, और उसको भी छोड़ दें आप, वो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह यूरोप को तो छोड़ दें आप खित्ते में देख लें ना, खित्ते में महंगाई जिस दिन से PTI की हुकूमत आई है, जिस दिन से तकरीबन 38 महीने हो गए आए थे, एक महीना भी ऐसा नहीं है जब बांग्लादेश से, इंडिया से या श्रीलंका से हमारी महंगाई कम हो, बल्कि ज्यादातर वक्त में हमारी डबल से ज्यादा महंगाई है। तीसरी चीज कि महंगाई के बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हम रीसेंट महंगाई का जो ये एक आया है, सर्ज आया है, अगर हम इसको देखें
तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बिकॉज ये कहते हैं कि जी डॉलर वो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पाम ऑयल इतना महंगा हो गया इंटरनेशनल प्राइस, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में मई फर्स्ट से लेके आज तक 1.1% एप्रिसिएशन हुआ उनका करेंसी, इंडिया में 1.8% हुई है और पाकिस्तान में 12% हुई। अब डिफरेंस देख, तो उसका सारा बोझ कौन उठाएगा? मैं और आप और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उठाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपकी डेप्रिसिएशन क्यों इतनी हुई है 12%? मैं पहले तो सालों को छोड़ देना, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले 4 महीने की बात कर रहा हूँ। और ये वो पीरियड है जब शौकत तरीन साहब आए और उन्होंने पहले इंटरव्यू में ओथ लेने से पहले कहा कि तबाह बर्बाद कर दी है मईशत, हमने इतनी डिवैल्यूएशन कर दी थी पहले साल में आके, जो कि वो सही कह रहे थे कि 30-35% हमने डिवैल्यूएशन कर दी थी, हमने इंटरेस्ट रेट्स को डबल कर दिया था, हमने दबा के टैक्सेस लगा दिए थे। हमने जुबैर साहब अपने उस इंटरव्यू के बाद वो वजीर खजाना बने, ओथ लिया, और उसके बाद वो अब तक 19-20 रुपए की मजीद डिवैल्यूएशन कर चुके हैं। और फिर दूसरी बात ये कि मैं उसको गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि झूठ को, जून के महीने में जब बजट प्रेजेंटेशन हो रही थी 3 दफा खड़े होकर उन्होंने कहा, 3 दफा कहा कि हम बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जब सम अप किया वो बजट जून में, उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, और हालांकि गलत बोल रहे थे। वो फ्यूल एडजस्टमेंट में 1 जुलाई को, उसी दिन जिस दिन बजट फाइनलाइज हुआ था, मैंने कहा था कि 1 जुलाई से, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है जब आप बजट में दूसरे तरीके से बढ़ाएंगे तो फ्यूल एडजस्टमेंट में। अब आप मुझे बताएं कि आम शहरी जो है उसको इससे क्या ताल्लुक है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट में बढ़े या ये रेट बढ़ा है? बिल्कुल, जाना तो उसकी जेब से है, कल जाए आज जाए, बिल बढ़ गया, सिंपल सी बात है। और सबसे अहम चीज ये है कि अब तो असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ना कि मार्च अप्रैल तक तो भूल जाएंगे कि जी महंगाई कम होगी। और ये भी बता दूं कि असद उमर ने आज से 6 महीने पहले ये भी कहा था शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कि हमारे लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है प्राइस कंट्रोल ना करने। तो और दूसरा, तो अगर सप्लाई साइड आपकी सही नहीं है, अगर आपकी डिवैल्यूएशन इतनी मैसिव है जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कह दिया कि जी बाहर वालों के, क्या पॉलिसीज बाहर वालों के लिए बनती हैं? 80-90 लाख लोग प्रायोरिटी पर हैं और यहाँ के 22 करोड़ आवाम प्रायोरिटी पर नहीं है। और अब्बास साहब से मैं जरा जानता हूँ, फिर जुबैर साहब की तरफ जरा वापस भी इसका हल भी पूछता हूँ कि अगर नून लीग आगे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेगी। और अब्बास साहब, ये क्यों डॉलर प्राइस नहीं चलता, हम आगे कर देंगे जी। और अब्बास साहब, ये क्यों डॉलर प्राइस आप लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे? शौकत तरीन साहब को लाया गया था कि वो महंगाई को कम करेंगे, महंगाई काबू से बाहर है। उधर रजा बाकर साहब कह रहे हैं कि डॉलर प्राइस बढ़ रही है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनको फायदा हो रहा है, उनकी तादाद तो 1 करोड़ से भी कम है, यहाँ 22 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं हुआ। मेरे ख्याल जुबैर साहब जवाब सुनने से पहले दौड़ गए, लेकिन एनीवे आई कंटिन्यू। नहीं, वो लाइन को डिस्कनेक्ट है, वापस आ रहे हैं अभी। एनीवेज द पॉइंट इज कि आप 2018 से जरा फिगर उठानी शुरू करते हैं। जब हमें हुकूमत मिली थी पहले साल, देखें इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई 2018 को, तो पहला बजट जो है हमसे पहले तकरीबन उस वक्त जो है ना वो नुक्कर में आ चुका था। तो उस वक्त जो है फिगर की थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आपको याद हो 19.2 अरब डॉलर का था। अब अरबाब साहब इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेते हैं, 2020 का साल आया तो हमारी जो क्लोजिंग हुई वो उस वक्त मुकम्मल हुई थी 2019 की बात है 13.2 अरब डॉलर पे, और 2020 की क्लोजिंग आगे हो रही 1.8 अरब डॉलर के ऊपर। सो बतरीजी आपका जो करंट अकाउंट खसारा है, ये साथ साथ ग्रोथ रेट भी कम हो रहा था, इसके साथ ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था। आप 3.5-4% तक हम टच किया था, सिवाय आप ये 2020 को छोड़ दें जब कोविड का साल है तो -0.4% भी गया था। लेकिन इस साल अगर आप देख लें 3.96% पे गया। सो द पॉइंट रिमेन्स कि आपका खसारा कम होता गया। अब इश्यूज दो है। दुनिया में जब कोविड आया तो कोविड के बाद जब ये दोबारा एक वैक्सीनेशन के बाद रिकवरी का जो शुरू हुआ, तो जो प्राइस स्पाइक स्टार्ट हुई है वो अक्रॉस द बोर्ड हुई है। उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया की फिगर तो दे दी है, लेकिन वो पाउंड स्टर्लिंग और इवन की जापानीज येन को बताना भूल गए। पाउंड स्टर्लिंग एज ऑफ टुडे, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, 7.64% उसकी डिवैल्यूएशन हो चुकी है। जापानीज येन भी तकरीबन 10% पे जा रहा है, यूरो भी 7.5% पे है। सो दुनिया की इतनी बड़ी जो इकोनॉमीज है वो अब आगे इतना ज्यादा जब हिट ले रही है, तो उस वक्त लामोला पाकिस्तान को हिट लगना था। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। हाँ। लेकिन ऑन साहब जब आप ये इंटरनेशनल करेंसीज की इनकी जब डिवैल्यूएशन बता रहे हैं तो फिर वहाँ जो बाइंग पावर है उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। वहाँ की बाइंग पावर यहाँ की तरह गिरावट का शिकार नहीं है। मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हमारे पास इस वक्त टोटल जो ज़खायर पड़े हैं वो 19 अरब डॉलर के हैं, जो कि 18 में शायद 4-4.5 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं थे। 2 हमारे पास 7 अरब डॉलर थे 18 में, 7 अरब। फेयर एनफ जी। आज हम एक काम करते हैं जी,
बहुत दुनिया में सबसे सिंपल फार्मूला, मैं छोटा सा इकोनॉमिस्ट हूं, आप एक काम कीजिए कि आप मार्केट में डॉलर फेंकना शुरू कर दें, स्टेट बैंक इंटरवेंशन शुरू कर दें, 4, 4.5, 5 अरब डॉलर से बहुत आराम से आप 10-15 रुपए जो पाक रुपीज की जो वैल्यूएशन है उसको ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये कोई बड़ा इम्पल्स साइंस नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है 2023 में क्या होगा। एक्चुअली जो हमारे साथ हुआ था, हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा उस हुकूमत के साथ हो। 23 के बाद जो भी है वो हम हमारे मुकद्दर में या किसी और के, हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वरना स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से आज डॉलर की वैल्यू को नीचे लाना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि एंड के ऊपर वही 5 अरब डॉलर बच जाएंगे और फिर 23 के बाद हुकूमत फिर वहीं से शुरू करेगी जैसे हमें 18 मिली थी। ये सस्टेनेबल गोल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये पाथ को इतना नहीं है। आपको जाने एक चीज और बता दूं, इस वक्त भी इस साल की भी हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो है 9-9.5 अरब डॉलर का हम करंट अकाउंट खसारा करेंगे। वो भी गुज़िश्ता अदवार में जब डॉलर डिवैल्यू होता था तो इसी फॉर्मूले के तहत होता था, इसी तरह से डॉलर की कीमत बढ़ती रहती थी, रुपए डिवैल्यू होता रहता था, तो फिर उस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर्स को छोड़ क्या करते थे? मुसलसल स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता था। अब जैसे आपने कहा कि जी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में उसमें जो थोड़ा बहुत है इस वक्त अगर कहीं कोई डेडलॉक आता है तो वो इसी वजह से आता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस है, इंटरवेंशन है पॉलिटिकल मोटिव्स के तहत, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे आईएमएफ कहता है कि जी आप इसको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से देखना शुरू कर दें और इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन के लिए आप स्टेट बैंक को इस्तेमाल मत कीजिए, वरना इसमें क्या इशू सकता है। अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं कि आईएमएफ के साथ अगर मुज़ाकरात कामयाब करने को 2-4 चीजें चाहिए, और है क्या कि आप पीडीएल जो आपकी लेवी है पेट्रोल की उसको 5.62 से 10 रुपए लेके चले जाएं, आपके रेवेन्यू बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप जीएसटी बढ़ा दें, आप आटे की सनत, उन्होंने कहा जी 37 जो सनत है उनके ऊपर ये पेट्रोल पर पीडीएल तो ये गवर्नमेंट पिछले साल पहले ही बहुत ज्यादा ले चुकी है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बिल्कुल जीरो हो गई थी, 6-7 डॉलर फी बैरल पर रेट था, उस वक्त भी यहाँ 74 रुपए फी लीटर मिल रहा था। उस वक्त पीडीएल आज के दौर से 3 गुना ज्यादा वसूल किया जा रहा था। हमारे पूरे दौर में अरबाब साहब 18 से लेके अब तक हम कभी भी 20% से ऊपर नहीं जा सके, टोटल जीएसटी और पीडीएल दोनों मिला के। आप 1 जनवरी 2016 की नून लीग गवर्नमेंट के उस वक्त की टैक्सेस देख लें, 52%, यानी कि लेवाई वो पूरी 30 रुपए वसूल कर रहे थे और 17.5% के हिसाब से वो टैक्स भी वसूल कर रहे थे। 52.5% के हिसाब से उन्होंने टैक्स वसूल किया। हम तो इस क्रंच के टाइम के ऊपर जहां हम समझते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है ना आलमी कीमतें इतनी ज्यादा जा चुकी हैं, अगर उसका सारा कुशन हमने ट्रांसफर कर दिया अवाम की तरफ तो टैक्स का कम से कम प्रोपोर्शन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। रेस्ट एश्योर अगर ये चीजें कर भी दी जाती फॉर एग्जांपल तो आईएमएफ को राजी करके 1 अरब डॉलर नवंबर की 1 को आ जाएंगे और उसके बाद भी आगे मामला चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म ग्रोथ होगी। आपको लॉन्ग टर्म जाना है जिससे आपकी चीजें जो है ना वो एडजस्टेबल हो सके, वरना पॉलिटिकली मूवमेंट करना कुछ भी मसला नहीं हो सकता। आपने बाकिर साहब की जो स्टेटमेंट उठाई कि ठीक है जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो उनके इंटरव्यू का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें से वो एक चीज को उठा लिया गया, अदरवाइज जो पूरा इंटरव्यू तो बहुत सारी चीजों को कवर कर रहा था कि अगर आप देखेंगे आपके अगर फॉर एग्जांपल डिवैल्यूएशन हो भी रही है वो तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी सूट करती है सारी चीजें, लेकिन रेस्ट एश्योर हमें पता है ये जो स्पाइक है। और एक और गुड न्यूज अरबाब साहब, आज ब्रेंट नीचे आना शुरू हो गया, पहली दफा तकरीबन 1.5 माह के बाद आज $1.5 नीचे आया और अगर ये दोबारा इसको हिट लगती रही, हमें जो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि नवंबर की एंड तक ये वापस आगे 75 से 77 डॉलर को हिट करेगा। रेस्ट एश्योर अगर ये इतना आता है तो पाकिस्तान में भी कीमतें दोबारा वापसी की आनी शुरू हो जाएंगी, वरना इतना बड़ा जर्क पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को बर्दाश्त करने में। लेकिन और साहब ये कीमतें वापस आ जाएंगी, इस बात पर यकीन कैसे करें? जब आपकी हुकूमत आई, चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ना शुरू हुई, वो जिस मैक्सिमम कीमत पे गई आज भी वहीं खड़ी है, वापस नहीं आ पा रही। तो ये पेट्रोल प्राइस भी यहाँ तक चला तो गया, जब इजाफा होता है ये 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए इस तरह से इजाफा होता है। जब कमी की जाएगी तो ओगरा की समरी जाएगी 4 रुपए की, 5 रुपए की, वजीर आजम 1-2 रुपए की कमी कर देंगे, वो उस वक्त फिर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली बोझ तो आवाम पर ही डाला जाता है उस वक्त भी। अरबाब साहब हर चीज को अलग-अलग ना थोड़ा सिनेरियो में चेक करता है। मैंने अभी तेल की कीमत के वाले से आपको पूरी डिटेल बता दी। अब अगर आप जाना चाहते हैं आटे की तरफ, तो मैं बताऊं पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट के पास 40 लाख टन गंदम मौजूद है, जो कि हमारे आराम से मार्च अप्रैल मई तक हमारे पास चली जाएगी और लोगों के अपने जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, अपना प्राइवेट उनके स्टोर्स हैं वो भी मौजूद है पड़े। सो आटे का पाकिस्तान में कोई बड़ा नहीं। पंजाब की मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ 1100 रुपए 20 किलो का थैला जो कि 55 रुपए किलो बनता है, इस वक्त तकरीबन 7 से 8 हजार टन जो आटा है वो पंजाब। लेकिन साहब यहाँ कराची में हम तो 80 रुपए चक्की का आटा खरीदे, 80 रुपए फी किलो, और अगर आप थोड़ा सा जरा कुछ कंपनीज की तरफ, ब्रांडेड आटों की तरफ चले जाएं वो तो फिर 90-95 रुपए फी किलो बेच रही हैं। यही तो मसला है कि आटा अगर महंगा होता है तो उसका जो खजाना है, उसका जो प्रेशर है वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे चला जाता है। हत्ता कि कम से कम सिंध वाले इमाम तो मुराद अली शाह से पूछ सकते हैं कि हजूर गंदम यहीं पैदा होती है, मिले वहां पे, आटा वहां पे 55 रुपए किलो क्यों नहीं बिक रहा? और ये मैं आपको श्योरिटी और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप पूरे पंजाब में चेक कर लें 8000 टन
55 किलो के हिसाब से डेली आटा यहाँ पे पंजाब में बिक रहा है और शाम को वापसी मिलों में जाता है क्योंकि डिमांड उसके हिसाब से। आवाम की रसाई तो ये इन बड़े बड़े जो ये मेंबरान होते हैं असम्बली के, वजीर आला और इन सब तक नहीं होती। क्या वफाक इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता यहाँ सिंध में आटे की कीमत को थोड़ा सा नीचे लाने में? अरबाब साहब बड़ा प्रॉब्लम है। जब ये ब्लेम, अभी आप मुराद अली शाह वो शायद कराची में तकरीर कर रहे थे कि जी चीनी चोरों को हाथ क्यों नहीं डाला जाता, वो इनसे पूछे हजूर सिंध में जो गन्ना पैदा होता है वो इमरान खान साहब या पंजाब की गवर्नमेंट नहीं देख रही, वो आपने देखना है। वहां पे जो क्रशिंग शुगर मिलों की शुरू करानी है 1 नवंबर को, इन्होंने शुरू करवानी है। इस साल एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 100 मिलियन टन या 10 करोड़ टन गन्ना पैदा होगा। अगर नवंबर की पहली को क्रशिंग स्टार्ट हो गई तो ना सिर्फ जिम्मेदार को गन्ने के पैसे 300 रुपए के मन से हिसाब से मिलेंगे बल्कि चीनी की कीमत 90 रुपए से नीचे आ जाएगी। लेकिन आप ये देखिएगा सिंध में क्रशिंग कभी दिसंबर से पहले शुरू नहीं करेंगे। उसकी वजह मेरी शुगर मिले तो नहीं, इमरान खान साहब की तो नहीं है, शुगर मिले तो ही नहीं की है। लेकिन 10 से नहीं, लेकिन साहब जो इमरान खान साहब के दाएं और बाएं होते थे, बहुत करीबी दोस्त होते थे, उनकी शुगर मिले हैं। अभी 22 सितंबर को जमशेद चीमा साहब ने और शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था 5 अक्टूबर से चीनी 90 रुपए फी किलो मिलेगी। अब जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना पूरे मुल्क के हैं, जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसे मुल्क के तनाजुर में लिया जाएगा। आज पूरे मुल्क में चीनी 90 रुपए फी किलो तो नहीं बिक रही। अरबाब साहब यही बड़ा इशू है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इश्यूज लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में चले गए। अब गन्ने की क्रशिंग अगर 1 नवंबर को पंजाब गवर्नमेंट शुरू करा देती है तो यहाँ पे तो चीनी सस्ती हो जाएगी कि 90-95 रुपए में यहाँ आम को मिल जाएगी। कराची में सस्ती नहीं होनी। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे आपने हमारे दामन पे हाथ डाल देना है कि जी कराची में इस वक्त चीनी 100-105 किलो की है, तो मुराद अली शाह से कौन पूछेगा कि सर आप 1 नवंबर को क्रशिंग शुरू करवाएंगे, लेकिन क्योंकि उसमें शुगर मिलों का नफा कम हो जाएगा अगर 1 नवंबर को मिले चल गए, इसलिए वो मिले वहां नहीं चलेंगे। तो फिर विफाकी वज़ीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन्हें ये क्लियर कर देना चाहिए ना कि हम सिंध माइनस सिंध बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ पंजाब की। ये हम कीमतों की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ वहीं करवा सकते हैं, वहां भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही है। आप यकीन जानिए सिंध के अवाम का भी हमें उतना ही दुख है जितने पूरे पाकिस्तान का, लेकिन एग्जीक्यूशन का इशू है। फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी 27 किलोमीटर के अंदर अंदर है सिर्फ, उसके बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। पंजाब हमारे साथ कंट्रोल में, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, तो हम कह सकते हैं हम सिंध के लिए चीज मुकर नहीं कर सकते। घोटकी से आगे क्या कुछ होगा वो मुराद अली शाह और उनकी गवर्नमेंट जानती है। लेकिन मैं हैरान था कि उसने पूरा चीनी का सारा बुरा इल्जाम हमें ठहरा दिया जैसे हमारी शुगर मिले और गन्ना हमने पैदा करना हो। सो ये सब चीजों को अलग-अलग देखिए। अगर मुर्गी फॉर एग्जाम्पल कराची में 450 है, हैंडल लोकल लेवल पे होने चाहिए। आप अगर पंजाब गवर्नमेंट को मुर्द इल्जाम ठहरते तो आपको पूरा अच्छा ऑनर साहब, ये चीनी के मामले पर बैरिस्टर अली जफर साहब को एक रिपोर्ट बनाने को भी कहा गया था, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मैंडेट दिया था, वो महीनों गुजर गए, वो रिपोर्ट तो कहीं वो जून जुलाई के आसपास वो आनी थी कि आज हम अक्टूबर खत्म हो रहा है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ही थी, वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक ही थी, लेकिन वो रिपोर्ट आई नहीं अभी तक सामने। वो हमारा अपना पार्टी का इशू था, हमारे अपने लोगों की उसकी इंटरनल एब्जॉर्प्शन के लिए था। जो शुगर की रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी है और उसके नतीजे में सिर्फ फिगर्स आपको कोट कर देता हूँ। सीसीपी पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त पूरे शुगर में इंडस्ट्री को 44 अरब रुपए का इस वक्त जुर्माना किया है सिर्फ कार्टेल बनाने की वजह से। कि ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने प्रोडक्शन कर दी और गलत फिगर्स कोट कर दी कि मेरे पास 1 लाख टन नहीं 10,000 टन है और उसको स्टोर कर लिया और मार्केट में भेजा है नहीं। इस कार्टेल की वजह से 44 अरब का सिर्फ जुर्माना सीसीपी पाकिस्तान ने किया। FBI ने तकरीबन 12 अरब का जुर्माना सिर्फ टैक्स की मद में इन तमाम शुगर मिलों को किया। वो बहुत सारी शुगर मिलें खैर उसके खिलाफ स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है और स्टे भी मिल चुका है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट उसमें बहुत कुछ कर रही है। साहब ये आप चूंकि ये गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई तो इसने पीडीएम को, अपोजिशन को एक बार फिर मौका दे दिया तहरीक चलाने का। आप देखें चंद दिनों पहले तक ये पीडीएम बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन ये महंगाई की जो लहर आई है वो फिर से मुतारिक हुए हैं। अब हमें सड़कों पर पंजाब की भी नजर आ रहे हैं, यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। एक बार फिर आपने अपोजिशन को मौका दे दिया अपने खिलाफ बात करने का और इस वक्त आवाम में भी बहुत गम और गुस्सा है इस महंगाई की वजह से, तो वो भी उनके साथ निकल सकते हैं। अरबाब साहब मैं लाइटर नोट पे कहूँ, ऑपोजिशन जो है ना हफ्तावार एक सीरियल चलाती है स्टार प्लस और एक नया इशू नॉन इशू को पकड़ती है और उसके ऊपर वो एक तहरीक बना लेती है। यकीन जानिए पिछले 3 साल में शायद अवाम भी नहीं ढूंढ पाए कि अपोजिशन की तहरीक चलाने की मेन वजह क्या है। आप पिछले 1.5 हफ्ते में देख लें, 1.5 हफ्ते में यानी कि 6 हफ्तों में, 1.5 महीने में 6 हफ्तों में 6 डिफरेंट इश्यूज के ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स की है। ईवीएम मशीन के ऊपर पॉलिटिक्स उन्होंने की है, नैब अमेंडमेंट पे उन्होंने की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे अमेंडमेंट पे उन्होंने बात की है, पीएमडीए का बिल जो था उस पे ऊपर हर उस इशू को एक हफ्ते के लिए वो उठाते, सोमवार को लेके जुमे की शाम और जुमे की शाम को ये सारे इश्यूज हुकूमत की तरफ से क्रिएट किए जाते हैं। डीजीआईएसआई की तकरीरी गवर्नमेंट का बनाया हुआ इशू है।
चेयरमैन नैब की तकरीर पर ऑर्डिनेंस वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ इशू है। ये इश्यूज नहीं होते, ये इशू हम रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं अपोजिशन को देख रहा हूं कि उनके पास जेन्युइन इशू कोई नहीं होता और इन इश्यूज के पीछे वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाती है। इस हफ्ते का इशू महंगाई है, फेयर एनफ जी, महंगाई हो गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, उनको एक मिल गया। अगर 1 नवंबर को, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर ओपेक की प्राइसेस और नीचे जाती हैं और ब्रेंट क्रूड नीचे जाता है और ये अगर 73-74 पे आगे अगर रुकता है या 76 पे रुकता है और अगर तेल की कीमतें कम हो गई तो 1 नवंबर को फिर ये जो 1 नवंबर को अपोजिशन की तहरीक फिर नीचे धड़म तख्ता हो जाएगी और पहली के बाद एक नया और इशू ढूंढेंगे। सो अपोजिशन को इतना सीरियस मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए। जो चीज सीरियस लेने की है वो अवाम की तकलीफ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस ले रहे हैं और हमें यकीन जानी इसका इदराक है कि अवाम किस तकलीफ में है और उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। ये किस तरह से वज़ीर आज़म सीरियस ले रहे हैं कि जब ओगरा की समरी 1 रुपए की जाती है तो इजाफा 5 रुपए का होता है, जब ओगरा की समरी 5 रुपए की जाती है तो इजाफा 10.5 रुपए का हो जाता है कीमत में। अरबाब साहब, मैंने एक स्टेटमेंट और पढ़ी थी कि जी ओगरा ने जो समरी भेजी है ना, रात को 11 बजे के बाद भेजी ताकि अखबारों में प्रिंटिंग ना जाए और सुबह 7:30 बजे भेज दी। अब ये खबरें कौन लीक करता है? या तो ओगरा वाले डायरेक्टली ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सियाने कि हमें मरवाने के लिए रात को खबरें भेजती, ऐसा नहीं होता। समटाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसे घड़ी जाती हैं कि नोटिफिकेशन क्यों 7:30 बजे आया ताकि अखबारों में खबर ना आए। और आजकल अखबारें पढ़ता कौन है? सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आ जाता है, तो 7:30 वाली खबर 7:35 के ऊपर वैसी फ्लैश कर गई। तो ऐसी कौन सा इशू है? अब ये खबर कहां से कि उन्होंने 1 रुपए भेजा, हमने 10 रुपए बढ़ा दिया, मतलब 9 रुपए ओगरा नहीं बढ़ाना चाह रहा, गवर्नमेंट बढ़ाना चाह रही है। ये खबर आज से, इससे पहले ये तो सुना था कि वो 10 बढ़ाना चाह रहे थे, हमने 1 बढ़ाया। ये कब हुआ वो 1 बढ़ाना चाह रहे, हमने 10 बढ़ाया? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इनके ऊपर इतना ज्यादा सीरियस ना लिया करें, जिंदगी को आगे जाने दें। चलें, लेकिन और साहब ये अगर ये इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो फिर महंगाई में कितनी कमी आएगी? ये जिस हिसाब से महंगाई आपने बढ़ाई है ये उसी हिसाब से वापस भी होगी, या फिर जिस तरह रिवायत रही है एक बार चीज़ें बढ़ तो जाती हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आप मार्केट्स में जाएँ तो वो चीज़ें उनकी कीमतें कम नहीं हो पाती हैं, लोगों को वो महंगे दामों में मिल रही होती हैं, फिर वो मुनाफाखोरों की जेब में जा रहा होता है। उनके खिलाफ कहीं कोई पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ना बहुत ज्यादा वैसे भी सख्ती कर रही है, लेकिन जो चीज डायरेक्टली तेल से रिलेटेड है वो तो सस्ती हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट सस्ती होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो पैसेंजर्स है चाहे आपको लोडिंग का जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें प्राइसेस सस्ती होंगी, तेल की कीमत वैसे सस्ती हो जाएगी। और दूसरे मजे की बात यह कि तेल एक कमोडिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल तेल जब कम जाता है तो उसकी वजह से आरबीडी पाम ऑयल जो कि खुर्दनी तेल है उसकी रेट्स भी कम जाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के लिए दाना आता है जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वो तेल की एक एलाइड इंडस्ट्री है, वो भी साथ आता है, तो उसकी प्राइसेस भी कम आ जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली एक सर्कल होता है जो ऊपर नीचे सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से होता है। ये खुर्दनी तेल का आपने जिक्र किया, इससे मुतालिक भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हम 50 रुपए कम करने जा रहे हैं। वो 50 कम होने के बजाय 40-45 उल्टा बढ़ चुके हैं, अब तक 360 भी क्रॉस कर गया 1 किलो घी। अब उसको ना फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया। जो इस वक्त तरीन साहब ने कहा था वो कहा था फूड सपोर्ट प्राइस के हवाले से और यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, कि हम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसकी जो सब्सिडी करके तेल को फराहम करेंगे वो 50 रुपए किलो कम कर देंगे। और प्लस गवर्नमेंट 1,70,00,000 लोगों को जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम देने जा रही है उसमें उनको जो घी दिया जाएगा वो सस्ता करके दिया जाएगा, वो रेफरेंस उसका था। लेकिन ओवरऑल क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले 3 माह में सिर्फ अरबाब साहब आपकी फिगर के लिए कोट कर देता हूँ, हमने पिछले साल तकरीबन $540 मिलियन का खुर्दनी तेल आरबीडी पाम ऑयल इंपोर्ट किया था। अच्छा। इस साल में इस वक्त $950 मिलियन का 3 महीनों में जुलाई से सितंबर इंपोर्ट करते हैं और एवरेज प्राइस उसकी तकरीबन $1,250 मैट्रिक टन है, जो कि पिछले साल $550 मैट्रिक टन थी। अब ऑटोमेटिकली क्योंकि आरबीडी पाम ऑयल से तेल बना, अगर उसकी कीमत जाएगी तो मार्केट में उसका ऑटोमेटिक एक जो है ट्रांसफर तो होगी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग से मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम का हिस्सा थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि अब ये इस तहरीक का मकसद क्या है, हुकूमत गिराना चाहते हैं या फिर अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अवाम में तो जा रहे हैं और पीडीएम में क्या शामिल होंगे या फिर ये तहरीक अलग अलग चलती रहेगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक लंबे अरसे के बाद अपोजिशन के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने फिर से हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। पीडीएम की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और आज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीडीएम की एहतजाज की कॉल पर मुल्क भर में कारकुन सड़कों पर निकले, शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीडीएम में शामिल नहीं है उसकी जानिब से भी अपने तौर पर तहरीक शुरू की गई है। ये तहरीक भी हुकूमत के खिलाफ है, महंगाई के लिए है, इसमें भी लोगों को निकलने की बात की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो हम एहतजाजी मुजाहरे देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें ना शहबाज शरीफ शामिल हैं,
हैं, ना मरियम नवाज़ को अब तक किसी रैली की क़यादत करते हुए देखा गया है, ना उसमें हमजा शहबाज नज़र आए हैं। तो इसका मतलब कि सिर्फ आवाम को निकालना है। अब निकालना है तो क्यों निकालना है, ये क़यादत ख़ुद क्यों मौजूद नहीं है? फिर पीपल्स पार्टी और PDM क्या अलग-अलग ही चलते रहेंगे? और इन तहरीकों का मकसद क्या हुकूमत गिराना है? जब एक साथ मौजूद थे तब हुकूमत नहीं गिर सकी, तो अब किस तरह से हुकूमत को घर भेजेंगे? और अगर घर भेज भी देते हैं तो फिर मईशत को किस तरह से ठीक किया जाएगा? ये तमाम वो सवालात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फारिक साहब के सामने रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाबात क्या हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलहदा तहरीक चला रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज़ किया है, PDM एक अलहदा तहरीक चला रही है। वो कि आप लोग की मंजिल एक ही है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन ये आगे चलकर कहीं कोई इत्तेहाद भी हो सकता है या मामला बिल्कुल ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए कि अब एक साथ नहीं तहरीक चलानी है? शुक्रिया। देखिए, इत्तेहाद बनते रहते हैं और इत्तेहाद टूटते रहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देख लें तो ये मुस्तकिल नाराज़गियाँ भी नहीं होती और मुस्तकिल दोस्तियाँ भी नहीं होती सियासत में। PDM जब उसका वजूद था तो उस वक़्त उसमें शामिल बाज़ जमातों ने ऐसे इक़दाम उठाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को अलहदा होना पड़ा या उनको अलहदा कर दिया गया। लेकिन उनको बिल्कुल एहसास करना चाहिए था PDM की क़यादत को उस वक़्त की को कि मुत्तहद हो के ही हम बेहतर तरीके से एजुकेशनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और आज जैसे आपने कहा कि PDM की कॉल, मैं तो वैसे उसको PDM अब नहीं समझता हूँ, बाकी सियासी जमातों का इत्तेहाद ज़रूर है, अपोजिशन की जमातों का, क्योंकि PDM जब हम पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है, ये ANP नहीं है, तो PDM तो नहीं है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप उसको नहीं कह सकते, उसको कोई और नाम भी दे लें। लेकिन एक बात आप जहन में ज़रूर रखें कि आवाम की जो पल्स है ना, उसको समझना सियासी क़यादतों की ज़िम्मेदारी होती है और उनकी सियासी सूझबूझ को भी आप जहन में ज़रूर रखें कि वो अवामी इश्यूज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा वाज़े तौर पे 17 तारीख को जब कराची में जलसा किया उसमें भी उन्होंने एहतजाजी तहरीक की बात की, महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों की बात की। बिलाशुबा मंजिल हमारी एक है। अगर हम इस इशू पे आवाम की तर्जुमानी नहीं करते तो फिर सियासी जमातों को वो क़ुव्वत हासिल नहीं रहती, वो ताकत हासिल नहीं रहती जिसकी बुनियाद पे वो सियासत करते हैं, ऐवानों में जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जो ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया या दीगर जमातों ने भी किया, एक बात ज़रूर आप जहन में रखें, एक दिन के एहतजाज से हुकूमतें नहीं जाती, ये तसलसल होता है, ये कॉन्टीन्यूटी से एहतजाज करना पड़ता है। हमने इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एहतजाज की तहरीकें देखी, वो तवातर से चलती हैं, तो फिर एक स्टेज पे वो हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को और उनके हुक्मरानों को जाना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि आज मुल्क के हालात ऐसी जगह पे पहुंचा दिए हैं मौजूदा हुक्मरानों ने कि अब नए इंतखाबात ही इस मुल्क के मसाइल को हल करने का एक तरीका और ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो 126 दिन के तवील एहतजाज और धरने से भी नहीं गई थी। उस एहतजाज को तो आज के मुकाबले में मुख्तलिफ हलकों की भी सपोर्ट हासिल थी। 126 दिन तक वो धरना इस्लामाबाद में दिया गया, पूरे मुल्क से वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन उसके नतीजे में भी हुकूमत नहीं गई थी। तो फिर ये आपकी इस तहरीक के नतीजे में, जो कि तकसीम तहरीक है, ज़ाहिर है दो अलग अलग अपोजिशन ये तहरीक चला रही हैं, इसके कामयाबी के इम्कान कैसे हैं? या फिर ये एक मोमेंटम है अगले इलेक्शंस के लिए और अगले इलेक्शन में ज़रा ज़ोरदार कारकर्दगी दिखानी है, अपनी सीटों को बढ़ाना है, ये उसकी तैयारी है दरअसल? लेकिन हर सियासी जमात इलेक्शन की तो तैयारी में रहती है, लेकिन आप वो जो जिसको कहते हैं 126 दिन का, वो म्यूज़िकल इवनिंग थी। उसके अलावा दिन को तो कुर्सियाँ खाली पड़ी होती थी और फिर एक जगह एक चौक में बैठे होते थे, जो आगाज़ में कोई 8-10 हज़ार बंदों से फिर उसकी तादाद 500-700 बंदों पे आ गई थी और फिर वो ताहिर कादरी साहब भी थे, फिर वो छोड़ के चले गए। लेकिन आप देखें कि जो तहरीक 1968 में चली थी,
तो वो बड़ी कंटिन्यूटी के साथ थी, कंसिस्टेंसी के साथ थी, और नवंबर से शुरू होने वाली अल्टीमेटली मार्च में जाके कल्मिनेट होती है और फिर हुक्मरानों को जाना पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो तहरीक चलाई गई थी, वो भी जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़, वो भी 3-4 माह चली थी। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसमें एक दिन के एहतजाज से या एक दिन की हड़ताल से हुकूमतें नहीं जाती, और उसके लिए मैंने पहले भी कहा किसी टेलीविज़न के प्रोग्राम में कि आपको कंटिन्यूसली और डेली बेसिस पे एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस एहतजाज में हम किसी ताले आज़मा को मौका फराहम न करें। हमारी कोशिश होगी कि नए इंतखाबात हों और जल्द अज जल्द हों, क्योंकि नए इंतखाबात ही इस मुल्क के अवाम का मसला हल कर सकते हैं। आज जो माशी बुरहान पैदा हो चुका है, जहाँ मईशत को इन नायलों ने पहुँचा दिया है, उसका तकाजा ये है कि हम इनसे निजात हासिल करें। सही। अब निजात हासिल करने के लिए एजुकेशनल पॉलिटिक्स भी है और नो कॉन्फिडेंस भी है। सही। और नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन आपने पहले भी दिया था, जिस पर ज़ाहिर नून लीग उस वक्त मुत्तफिक नहीं हुई। हम देखें बलूचिस्तान वालों ने, अब वो पीर को फैसला होगा कि वज़ीर आला वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। राना सना साहब ने इससे मुतालिक ज़रा गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की, 2 जुमले उनके सुन लें, फिर मैं इस पर आपसे जवाब लेता हूँ। नो कॉन्फिडेंस वाली बात पर सुनाइएगा। वो कोई 20-22 वोट्स हैं, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाज़िर। तो बॉयज़ अब राना साहब कह रहे हैं कि 20-22 वोटों की कमी है, पीपल्स पार्टी अगर 15 वोटों का इंतज़ाम करके भी हमें बता दे तो हम अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, हम हाजिर हैं। तो ये इंतज़ाम करके आप उनको बताएं ताकि ये अदम एतमाद पर काम आगे बढ़े, जिस तरह बलूचिस्तान में अदम एतमाद लाई गई है। राना साहब ने बड़ी बिलेटेड स्टेज पे ये ऑफ़र की। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती थी, उस वक्त इनका मौका और था। हमारे पास 6 या 7 MPs हैं, हमारे तो हाजिर हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं बनेगा। ऑब्वियसली सबसे सियासी जमात जिसकी तादाद अपोजिशन में सबसे ज़्यादा है, और वो PMLN की है, और उनकी क़यादत पंजाब में एफ़र्ट्स करे। हम भी एफ़र्ट्स करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए कि आप जो दीगर इत्तेहादियों की बुनियाद पे पंजाब में वो हुकूमत में बैठे हैं, उनसे भी रजू किया जा सकता है। सियासी जमातें ये ज़रूर समझती हैं, अगर किसी डूबती हुई कश्ती में वो सवार रहेंगे तो साथ वो खुद भी डूब जाएंगे। और हम समझते हैं कि बहुत सारे जो उनकी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं PTI में, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, और रब्ता भी वो अपोजिशन के साथ करते हैं। तो इनके जॉइंट एफ़र्ट हो, उस जॉइंट एफ़र्ट के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। और हम पहले से इनको अपने वो जो MPs हैं उनकी जानिब से इनको बता देते हैं कि वी सपोर्ट देम, और जहाँ पे इनको हमारी ज़रूरत है मैनेज करने के लिए, उसके लिए तो भी हम इनको बिल्कुल। बुग़ैज़ साहब, ये आप बिलेटेड ऑफर राना साहब की बात को इस तनाजुर में कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उस वक्त जब आप अदम एतमाद की बात कर रहे थे, उस वक्त हुकूमत के जहांगीर तरीन ग्रुप से भी ताल्लुकात थोड़े ख़राब थे, उस वक्त काफ लीफ से मामला ज़रा थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे थे। अब तो उन्होंने मोहन सलाही को विसारत दे के काफ लीग को ही मना लिया, जहांगीर तरीन ग्रुप भी मान गया है। जो लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे थे, अब तो वो उनके हक़ में दलाइल दे रहे होते हैं। तो ये इसलिए बिलेटेड हो गई। ऑब्वियसली वो कहते हैं यू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, तो देन यू गेट दी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अभी उन्होंने कहा उसके लिए वो एफ़र्ट्स करें, कलेक्टिव एफ़र्ट्स करें। हमारी पार्लिमानी जो लीडर वहाँ पे मौजूद हैं, हमारी क़यादत उनको बिल्कुल डायरेक्शन दे देगी कि एन के साथ और बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ कोऑपरेट किया जाए और जॉइंट एफ़र्ट्स करके ये मूव करें। नो कॉन्फिडेंस तो बुग़ैज़ साहब, चूंकि नो कॉन्फिडेंस का आइडिया बुग़ैज़ साहब आपका था, पीपल्स पार्टी का यानी, तो ये सारा होमवर्क भी तो आपको ही करना था। जरदारी साहब की एक मुलाकात हुई थी उसी दौरान परवेज़ इलाही साहब से, उस मुलाकात में क्या कुछ ऐसी बातचीत हुई थी कि काफ लीग आपकी तरफ शिफ्ट हो सकती थी, या कुछ हुकूमत के लोग आपसे राब्ते में थे जिस बुनियाद पर ये ऑफ़र की गई थी? तो ये नून लीग को आप इस वक्त काम करने का मशवरा दे रहे हैं, तो ये होमवर्क पीपल्स पार्टी ने नहीं किया हुआ था उस तजवीज़ के वक्त?
नहीं, ये तो आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब हमने पीडीएम की बुनियाद रखी थी तो सेकंड लास्ट ऑप्शन जो थी लॉन्ग मार्च के बाद कि नो कॉन्फिडेंस की थी, तो वो उसमें जो पीडीएम के जो सरबराही इजलास था उसमें वो सारे सिग्नेटरी थे। जहाँ हमारी जिम्मेदारी थी वहाँ उतनी ही जिम्मेदारी नून की भी थी, उतनी ही जिम्मेदारी JUIF की भी थी, उतनी ही जिम्मेदारी बाकी दीगर जमातें जो उसका ऐसा है पीडीएम की थी उस वक्त उनकी भी थी। तो कलेक्टिव एफर्ट्स किए जा सकते हैं। आज जो बलूचिस्तान में है वो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ वो मोशन मूव किया ना, तो उसके लिए क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशरी तो PMLN होगी पंजाब में, तो वो लीड लें, हम उनके साथ हैं। सही है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि नो की तजवीज़ पर नून लीग इनिशिएटिव उठाए और लीडिंग पोजीशन में आए तो पीपल्स पार्टी यकीनन उसका साथ देगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान का पहला मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत से होना है और इतवार को शाम 7 बजे मैच होगा, दुबई में मैच होना है और पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच भी हार चुका है। इस वक्त क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कितने इम्कान है पाकिस्तान की जीत के, इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के के लिए अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। इतवार की शाम 7 बजे दुबई के ग्राउंड में ये मैच होना है और दुबई में अब तक जो मैचेस हुए हैं, चंद वार्म अप मैचेस, उसमें हमने देखा बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। वो केस ICC T20 वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें इतने हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में नहीं आ रहे, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार चुकी है। एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तानी टीम ने 186-87 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने रखा, लेकिन उसको ही पाकिस्तानी टीम डिफेंड नहीं कर सकी। जो डेथ ओवर्स हैं उसमें बॉलिंग एक बड़ा इशू नज़र आई, कुछ कप्तानी के फ्लॉज भी हमें नज़र आए। अब इन वार्म अप मैचेस के रिजल्ट्स को हम अक्सर नज़रअंदाज कर दें और इसको एज प्रैक्टिस मैच के तौर पर लें या फिर इसके कुछ असरात आने वाले मैचेस पर जो ज़ाहिर अपनी ऑफिशियल और बड़ी वैल्यू रखते हैं उस पर भी मुरतब हो सकते हैं। और क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम का होना चाहिए, कितने चांसेस हैं पहले मैच में इंडिया के खिलाफ आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के, ये तमाम सवालात रखते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब के सामने। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पहला वार्म अप मैच पाकिस्तान जब जीता वेस्ट इंडीज़ से तो सबने कहा बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है, बड़ी आसानी से वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया, लेकिन जब साउथ अफ्रीका से हारा है तो फिर बड़े सवालात पैदा हो गए। फिर इंडिया अपने दोनों वार्म अप मैच भट्टी साहब जीत गया, तो इतवार के रोज़ क्या तवक्कुआत हमें लगानी चाहिए सही मायनों में हकीकी तौर पर? देखिए अरबाब साहब, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री देखें, अगर हम 92 का वर्ल्ड कप देखें, 2009 का T20 वर्ल्ड कप देखें या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखें, तो पाकिस्तान का स्टार्ट हमेशा से ख़राब रहा, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़े फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बेहतरी आती गई। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम को हारना चाहिए था ये वार्म अप मैच, लेकिन हसन अली ने जिस तरह 19 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में उन्होंने 22 रन दे दिए, अलार्मिंग तो है। ये देखें, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता कि बुरी बॉलिंग की हसन अली ने, लेकिन एक ड्यू फैक्टर जो है वो वहाँ पर आपको पता है कि डेजर्ट में ये ग्राउंड है, अबू धाबी का भी और दुबई का भी, तो ओस जो गिरती है उस वक्त गेंद को ग्रिप करना बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान अगर जीत जाता तो अच्छा था, लेकिन वार्म अप मैचेस होते इसलिए हैं कि टीमें अपनी तैयारी कर सकें। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की बेहतर तैयारी है। इंडियन मीडिया जिस तरह ये जंग लड़ रहा है अपने टेलीविज़न चैनल्स पर, अखबारात में, और वो ये समझ रहा है कि इतवार को जब शाम 7 बजे मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान की टीम तश्तरी में मैच इंडिया को पेश कर देगी। आप देखिएगा ये टीम अगर खुदा न खास्ता पहली बात मुझे नहीं लग रहा ये टीम हारेगी, अगर हारती भी है तो लड़के हारेगी, क्योंकि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, ये ग्रुप मैचेस में सही तौर पर इनको यूटिलाइज हमने किया, क्योंकि इसमें हमने वही जो रूटीन कॉम्बिनेशन होता है वही देखा, कहीं कोई तजुर्बा होता नहीं देखा। हैदर अली को हमने नहीं चेक किया, वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते थे, इसका मतलब वो गेम प्लान का हिस्सा नहीं है। हमने नवाज को भी चेक नहीं किया जो कि यहाँ डोमेस्टिक T20 में बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। इमरान जूनियर को भी इतना खास मौका नहीं दिया।
तो ये अगर इनकी कहीं आगे ज़रूरत पड़ती है तो ये उस कॉन्फिडेंस में होंगे कि ये डायरेक्ट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इतने बड़े इवेंट में परफॉर्म कर सकें? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिन लड़कों को ट्राई करना चाहती अगर टीम मैनेजमेंट तो ट्राई कर सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल में टीम मैनेजमेंट ने जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं, जो माइंड मेकअप किया हुआ है कि पाकिस्तान 6 बैट्समैनों, 3 फास्ट बॉलरों और 2 स्पिनर्स के साथ इतवार को मैच खेलेगा। अब देखें 48 घंटे से भी कम टाइम रह गया है पाकिस्तान इंडिया मैच शुरू होने में। इसका मतलब भट्टी साहब हफीज और शोएब मलिक दोनों 11 का हिस्सा होंगे इस कॉम्बिनेशन में? मैं बिल्कुल अरबाब साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने जो इस वक्त माइंड मेकअप किया हुआ है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स का आगाज करेंगे, फखर जमान तीसरे नंबर पर आएंगे, उसके बाद मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, और छठे नंबर पर आएंगे आसिफ अली। ये 6 बैट्समैन हैं। 2 स्पिनर्स जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान और इमाद वसीम। फिर 3 फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ। अभी मैं जिस तरह आपसे कह रहा था कि 48 घंटे से कम टाइम अब रह गया है, खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है तो फिर तो 11 चेंज हो जाएगी, वरना बहुत ज्यादा चांसेस। लेकिन भट्टी साहब, अगर ये इसी 11 के साथ, इसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तानी टीम ने जाना था तो फिर ये मैथ्यू हेडन का क्या रोल है, फिर वर्नन फ्लेंडर का क्या रोल है? ये जदीद दौर के, मॉडर्न दौर के क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी टीम के साथ एसोसिएट किए गए, तो इसका मतलब कहीं कोई सरप्राइज पैकेज, कोई शफलिंग, हम ऐसा कुछ नहीं होता देखेंगे? एक बड़ा रूटीन सा कॉम्बिनेशन जाएगा और बड़ा एक आम सा, जिस तरह एक नॉर्मली जिस तरह मैच होते हैं उसी तरह से इस मैच को लिया जाएगा? देखिए अरबाब साहब, दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किसी भी बड़े प्लेयर्स की आप खिदमत हासिल कर लें और वो एक हफ्ते के वक्फे में आपको विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील कर दे। ठीक है, पाकिस्तान मैथ्यू हेडन को ले आया, वर्नन फर्नांडर को ले आया, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में होंगे, हौसला अफजाई करेंगे। हौसला अफजाई तो हमारी 22 करोड़ आवाम भी इतवार के दिन करेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकेंगे अपने मशवरों से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक और सेटबैक ये भी रहा कि हमारे जो रेगुलर कोचेस थे, मिसबाउल हक और वकार यूनुस, वो भी अब टीम का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब आप पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से कर लें तो इंडिया ने मेंटोर के तौर पर अपने ड्रेसिंग रूम में महेंद्र सिंह धोनी को बिठाया है, जो उनको वर्ल्ड कप भी जितवा चुके हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा चुके हैं, और धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन इंडियन मीडिया ने एक जो हाइप क्रिएट की हुई ना, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। साहब, वो हाइप इसलिए भी क्रिएट हुई है कि इंडियन टीम इस वक्त अगर बैटिंग ऑर्डर उनका देखें आप, KL राहुल फॉर्म में, ईशान किशन बड़ी निफ्ट सेंचुरी पिछले वार्म अप मैच में उन्होंने बनाई है, विराट कोहली के अलावा इस वक्त सभी फॉर्म में, विराट कोहली का आखिरी टूर्नामेंट है एज कैप्टन T20 के, तो वो भी ज़ाहिर है अपना 100% देने की उस वक्त कोशिश करेंगे इस मैच में और पूरे टूर्नामेंट में। तो उनकी टीम ऑन पेपर एक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और फिर उनकी बैटिंग लाइनअप इस वक्त पूरी की पूरी फॉर्म में, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, हफीज़ और मलिक तो अभी सही से वहाँ पर चेक भी नहीं हो सके, प्रॉपर उन्हें मौका भी नहीं मिल सका। देखें, ये जो हाइप इंडियन मीडिया ने क्रिएट की है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान तो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में है कि पाकिस्तान के लिए तो ऑन पेपर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा तजर्बाकार और बहुत ज़्यादा मैच विनर्स है उनके पास। बल्कि जो पंट हैं उनके विकेट कीपर बैट्समैन, मुझे लगता है कि वो मैच विनर हैं असल इंडियन टीम में। फिर रविंद्र जडेजा जो उनके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर रविचंद्र अश्विन को वो अपनी टीम में लेकर आए, तो इंडिया का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया ने 48 घंटे तो अब हुए हैं, मेरा ख्याल पिछले एक हफ्ते से अपनी टीम को फातेह करार दे दिया है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, तो मीडिया पर नहीं खेली जाती। बहुत सारे इम्पैक्ट प्लेयर्स इंडिया के पास हैं जो ज़ाहिर सिंगल हैंडेडली मैच का पासा पलट सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान क्यों मिस कर रहा है? अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद के बाद हमें उस पाई का कोई ऑलराउंडर नहीं मिल सका। हमने देखा नमीबिया को डेविड वीज़े किस तरह से 2 मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता के अगले राउंड में ले गए। तो ये इस तरह कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सका? हम अपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, वहाँ भी हमें कोई इस तरह का ऐसा नाम नज़र नहीं आता जो हार्दिक पांड्या की तरह या रविंद्र जडेजा की तरह एक जेन्युइन ऑलराउंडर हो।
देखिए 2 दिन पहले रमीज राजा का एक मैंने एसोसिएशन के लोगों से खिताब कर रहे थे, तो पीसीबी के चेयरमैन ने इस बात का एतराफ़ किया कि पिछले 2-3 साल से हमने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और क्लब क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और अरबाब साहब, आपको भी सुन के हैरत होगी कि पिछले 3 साल से मुल्क में क्लब क्रिकेट ना होने के बराबर थी। एहसान मानी का जो 3 साल दौर था, भट्टी साहब इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि ये सब उस दौर में हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि शायद पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, उनके दौर में ये हाल हो रहा है क्रिकेट का। बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं कि दुनिया उनकी मिसालें देती है और बहुत सारे दुनिया के प्लेयर्स के वो रोल मॉडल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ऐसे थे, वो वहाँ पर ज़्यादा मसरूफ रहे। लेकिन क्रिकेट पे भी थोड़ी बहुत खान साहब को तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा ने जिस तरह से अभी अलम उठाया है पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा करने का, मुझे तो वो राइट ट्रैक पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप नहीं होता। लेकिन क्लब क्रिकेट देखें, किसी भी मुल्क की क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट क्रिकेट जो है वो जहाँ से टैलेंट आता है वो वही फैक्ट्री होती है। हमारे मुल्क में पिछले 3 साल से क्लब क्रिकेट नहीं हुई, उसकी वजह है, यही वजह है कि हमारी क्रिकेट जो है वो 2017 वाले प्लेयर्स के गिर्द घूम रही है। हमारे पास बहुत ज्यादा नए प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब ये मोहम्मद वसीम जूनियर जो फास्ट बॉलर आए हैं, अब टीम मैनेजमेंट उनको खिलाने के लिए तैयार ही नहीं है, उन पे गैम्बल करने के लिए तैयार ही नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई मेन बॉलर। भट्टी साहब, इसमें तो फिर कप्तान का रोल आ जाता है ना। 11 में अगर किसी प्लेयर को खिलाना है तो बाबर आजम क्या इतने स्ट्रॉन्ग कप्तान हैं? और वो सोशल मीडिया पर अशर जैदी साहब, जो आपके पुराने कुलीग भी थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे भी, उन्होंने एक जुमला लिखा था कि अब बाबर आजम ही इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इज्जत बचा सकते हैं। वो मुल्क की हालात के तनाजुर में वो जुमला था। तो वाकई इतने स्ट्रॉन्ग कप्तान हैं बाबर आजम कि ये टूर्नामेंट और परसों वाला मैच जितवा कर ये इमरान खान साहब की इज्जत बचा सकें? अच्छा, मैं भी बहुत अरसे तक समझता रहा कि बाबर आजम कम गो हैं और बहुत ढीले ढाले से नजर आते हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग कप्तान नहीं होंगे। लेकिन फिर मैंने इनसाइड जब जानने की कोशिश की तो इतने बाबर आजम बेबस कप्तान नहीं है। वो बाबर आजम T20 में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इतवार वाला मैच है, अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम इन्हिसार करेगी बाबर आजम पर। अगर बाबर आजम को दुनिया के अजीम बैट्समैनों की सफ में अपना नाम लिखवाना है तो फिर संडे को कुछ ना कुछ। आजम खान का बाहर जाना और सरफराज अहमद का टीम में आना, इसमें भी बाबर आजम का कहीं कोई किरदार था, या फिर ये 100% मेरिट के बेस पे और ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही हुआ ये फैसला? देखिए, हुआ तो मेरिट पर है कि सरफराज अहमद ने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी, आजम खान पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन सरफराज को पाकिस्तान टीम में लाने में बाबर आजम ने रोल प्ले किया। बाबर आजम ने कहा कि मुझे सरफराज अहमद चाहिए। इसी तरह शोएब मलिक के लिए काफी अरसे से बाबर आजम मिसबाह-उल हक से फाइट कर रहे थे, मिसबाह-उल हक आने नहीं दे रहे थे, लेकिन शोएब मलिक को भी फाइनली बाबर आजम टीम में लेकर आए। चलिए भट्टी साहब, बस आखिर में एक जुमले में जरा ये 50-50 समझे हम परसों, या ये 60-40, 70-30, क्या रेशो आप इस वक्त आपके जहन में परसों के मैच का? मेरे ख्याल में इंडिया को थोड़ा सा एज है, इंडिया 60 और पाकिस्तान 40%। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की ये टीम जो है ये कुछ ना कुछ अनहोनी करेगी संडे को। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और भट्टी साहब को भी और पूरी कौम को ये उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम कोई ना कोई अनहोनी कर सकती है और परसों कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकती है। और सिर्फ परसों ही नहीं बल्कि आने वाले अगले 4 मैचेस में और सेमीफाइनल फाइनल में भी कोई सरप्राइज़ देने की अहलियत और सलाहियत रखती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।